नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के नए करंट अफेयर के साथ। पिछला बाकी करंट अफेयर जो था पिछले 2 दिन का और आज का, हम तीनों एक साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस कड़ी में हमारा पहला टॉपिक हम देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल कर आता है कि मीराबाई चानू, आप लोग नाम याद रखना, मीराबाई चानू ये कौन है? तो यह भारतीय महिला वेट लिफ्टर है, ठीक, या भारोत्तोलक है। तो इन्होंने क्या किया? तो भारत को इस गेम में क्या किया? पहला गोल्ड मेडल दिलाया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। भारत को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया? तो मीराबाई चानू ने, ठीक। कहां पर दिलाया? तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। साथ ही इनके बारे में आप ये भी याद रख सकते हो कि जो अभी हाल ही में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक संपन्न हुआ, जो कि टोक्यो जापान में हुआ था, तो वहां पर भी जो भारत को पहला पदक दिलाया था इन्होंने ही दिलाया था, ठीक है। और वहां पर इन्होंने रजत पदक दिलाया था। लेकिन यहाँ पर क्या याद रखोगे कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए? तो मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल दिलाया भारत को, ठीक। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक से। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021। अच्छा, अब ये डोपिंग क्या होता है? तो डोपिंग के बारे में आप लोग ये याद रखना कि जैसे कि कोई खेल हो रहा है, तो जो खिलाड़ी होते हैं वह नशा करके खेल में भाग लेते हैं। तो नशा करने के बाद उनका क्या हो जाता है? उनकी इफिशियंसी या दक्षता जो है या उनका परफॉर्मेंस जो है वो काफी बढ़ जाता है, जो कि इनलीगल है। तो इसी को रोकने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 लाया गया, ठीक। और इसको कहां मंजूरी दी गई? तो आप लोग याद रखना कि जो इसे मंजूरी दी गई है वह लोकसभा में ही दी गई है, ठीक। तो आप लोग ये याद रखना। साथ में ये भी याद रखना जो इससे संबंधित एजेंसी है उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एनडीए या राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। आप लोग ये नाम याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, ठीक। तो अभी जो बर्मिंघम में जो अभी आयोजित हुआ, कब? तो 28 जुलाई से जो है वो शुरू हुआ या उद्घाटन इसका किया गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहां पर किया गया या किया जा रहा है? तो आप लोग आंसर करिएगा बर्मिंघम, ठीक। और साथ में ये भी याद रखना कि यहाँ पर ये जो राष्ट्रमंडल खेल है, जो कॉमनवेल्थ गेम है, इसको राष्ट्रमंडल खेल के अंतर्गत इसका उद्घाटन समारोह जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे भारत के तरफ से ध्वजारोहक जो थी वो कौन थी? तो पीवी सिंधु जी का नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक। यहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ गया? जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया कहां पर? बर्मिंघम में। भारत की तरफ से ध्वजारोहक कौन थी? तो पीवी सिंधु जी थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत। अब ये पहला स्वदेशी जो निर्मित विमान वाहक पोत है, इसका मतलब है कि ये भारत में ही इसके सभी पार्ट, जितने भी इसमें पार्ट्स यूज हुए हैं या इसका जो असेंबलिंग का कार्य हुआ है, ठीक, वो कहाँ पे हुआ है? तो भारत में ही हुआ है। इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? यह स्वदेश निर्मित है, ठीक। इसका मेन मतलब यही होता है। तो आप लोग यहाँ से क्या क्या नाम याद रखोगे? आप लोग आईएनएस विक्रांत का नाम याद रखना। और ये भी पूछ सकता है कि यह किसके द्वारा निर्मित है? तो इंडिया के द्वारा ही निर्मित है, यह स्वदेशी विमान वाहक पोत है, ठीक है। तो यहां से 2-3 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। और यह किससे संबंधित है? नौसैनिक से संबंधित है। भारतीय नौसेना के लिए ही इसको निर्मित किया गया है, उनका ही यह सेवा देगा, या भारतीय नौसेना जो है इससे सेवा लेगी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत को अमेरिका से मिले 2 रोमियो हेलीकॉप्टर। अच्छा, अभी हाल ही में जो अमेरिका है उसने भारत को 2 हेलीकॉप्टर दिए हैं, या भारत ने 2 हेलीकॉप्टर खरीदा है, ऐसा बोल सकते हो, जिसका नाम क्या है? रोमियो। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत ने अमेरिका से जो 2 हेलीकॉप्टर खरीदे हैं उसका नाम क्या है? तो यहाँ से आप लोग रोमियो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, ठीक। यह एक लड़ाकू मारक क्षमता वाला क्या है? हेलीकॉप्टर है, ठीक। और ये जो है भारतीय नौसेना के द्वारा अपने जो संसाधन है उसमें वृद्धि की जा रही है, इसी उद्देश्य से इसको अभी खरीदा गया है। और भारतीय नौसेना के पास इस प्रकार इस श्रेणी के कितने हेलीकॉप्टर हो गए हैं? तो 5 हेलीकॉप्टर हो गए हैं, ठीक। ये सब संख्या याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस नाम याद रखना है और किस देश के द्वारा भारत ने खरीदा है ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 11वीं कृषि जनगणना। तो अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा उसके मंत्री, जो उस मिनिस्ट्री के मंत्री हैं, उनके द्वारा ही क्या किया गया? तो 11वीं कृषि जनगणना की शुरुआत की गई, ठीक। आप लोग यहाँ से ये याद रखना कि यह कौन सी जनगणना थी? तो 11वीं कृषि जनगणना थी। और ये आप लोग ईयर याद रखना 2021 से 22 के लिए, ठीक। इसमें क्या किया जाता है कि कंप्यूटर या टैबलेट के माध्यम से डाटा को एकत्रित किया जाता है तथा उसका सर्वेक्षण किया जाता है, ठीक है।
तो इस प्रकार यह कार्य करता है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रमंडल खेल 2022। अभी इससे पहले वाले स्लाइड में पढ़े थे हम लोग राष्ट्रमंडल खेल के बारे में, वो इसी से संबंधित है, जो कि 28 जुलाई 2022 से क्या हो रहा है, इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक, बर्मिंघम में शुरू हुआ है। ठीक, आप लोग यहाँ से क्या क्या देख सकते हो, तो यहाँ भारत की तरफ से जो ध्वजारोहक थी वो थी हमारी पीवी सिंधु, जो बैडमिंटन प्लेयर है भारत की। ठीक है, और क्या क्या रख सकते हो कि इसमें भारत दल के कितने लोग सदस्य शामिल हुए हैं, तो 215 सदस्य जो है वह इसमें शामिल हुए हैं। जो कितनी प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, तो 16 प्रतिस्पर्धाओं या प्रतियोगिताओं में क्या करेंगे, भाग लेंगे। और पीवी सिंधु जो थी क्या थी, ध्वजारोहक थी, या इनके द्वारा ही नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रव्यापी एंटी रेबीज वैक्सीन। ठीक, अब ये राष्ट्रव्यापी एंटी रेबीज वैक्सीन अभियान जो है वो कहां पर शुरू किया गया है देख लेते हैं, या क्या है वो देख लेते हैं। तो इंडियन न्यूमोनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने कब चालू किया, तो 6 जुलाई को जूनोटिक रोग से लड़ने के लिए एक टीकाकरण अभियान की शुरुआत की, जिसका क्या नाम दिया गया, राष्ट्रव्यापी एंटी रेबीज वैक्सीन अभियान। तो यहाँ से ये नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये किससे संबंधित है, तो एंटी रेबीज वैक्सीन से संबंधित है। यहाँ से बस यही 2 पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, या नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय ध्वज संहिता 2022। अभी तक हमारे देश में झंडा जो है वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक के बीच ही फहराया जाता था, लेकिन अभी उसमें बदलाव करते हुए क्या कहा केंद्र सरकार ने, कि अब दिन में भी फहराया जा सकता है और रात में भी हम ध्वज को फहरा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है औपचारिक भाषण में उल्लेखित 4 आदिवासी विद्रोह। अब आदिवासी विद्रोहों के बारे में जो राष्ट्रपति का भी जो नया राष्ट्रपति नियुक्त हुई है, उनके अभिभाषण में, औपचारिक अभिभाषण में क्या किया गया, तो इसका उल्लेख किया गया था। ठीक, 4 प्रकार के विद्रोह का। तो ये जो 4 प्रकार के विद्रोह हैं, इसका आप लोग मुझे नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, उसमें से एक है संथाल विद्रोह, ऐसे ही 3 विद्रोह और हैं, उस 3 विद्रोह का नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट चलते हैं, फाइबरीकरण। अच्छा, जो ये 4G 5G स्पेक्ट्रम्स होते हैं, ठीक, तो ये फाइबरीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत ही संचालित किए जाते हैं। तो उसी के संबंध में जो है वो काम शुरू हो चुका है, और उसी के बारे में ही क्या किया गया है, बताया गया है। तो आप ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, यहाँ से आप लोग क्या याद रखोगे कि जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स, उसके अंतर्गत ही 5G स्पेक्ट्रम के लिए क्या किया जा रहा है, उसको संवर्धित किया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आईसीसी महिला 1 दिवसीय विश्व कप 2025। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल जाएगा कि जो आईसीसी महिला 1 दिवसीय विश्व कप जो 2025 है, उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो आप लोग याद रखना कि यह भारत में आयोजित होने वाला है। ठीक, भारतवर्ष को 2025 के लिए चुना गया है। बस यहाँ से केवल यही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक है हमारा वैश्विक जैव विविधता संकट। अब जैव विविधता के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, जैसे कि जैव विविधता वाले क्षेत्र वह होते हैं जहाँ पे अधिक प्रकार के जीव जंतुओं, वनस्पति और अनेक प्रकार के सघन वन तथा वृक्षों की अधिक प्रजातियां पाई जाती है। ये क्या करते हैं, तो ये पारिस्थितिक तंत्र को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। इसलिए जैव विविधता बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के लिए। इसके अंतर्गत आप ये भी याद रख सकते हैं कि जैव विविधता के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो ये वैश्विक जैव विविधता जो है के बारे में भी संकट का स्थिति निर्मित हुआ है। यह इसीलिए हुआ है क्योंकि जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो जीव जंतु है वो तापमान बढ़ने के कारण या ग्लोबल वार्मिंग के कारण या प्रदूषण में वृद्धि होने के कारण क्या हो रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो वनस्पतियां हैं, साथ पौधे हैं, अनेक प्रकार के पौधे हैं, ठीक, तो ये सब साथ में क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। तो इसीलिए यह जो टॉपिक है खास चर्चे में आया है। तो इससे निपटने के लिए जो सरकार है कदम कदम पर उपाय करते रहती है। तो इस बारे में देखना यह है कि इसके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट जो है। ठीक, और इसके अतिरिक्त आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो भारत का जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है, पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, वह काफी समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ठीक, तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से। ठीक है, तो ये था पिछले 2-3 दिन का और आज का सभी का मिला के इंपॉर्टेंट टॉप मोस्ट करंट अफेयर। तो कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।